Hi everyone, welcome to Gurmantra Academy. I hope you people are doing good. सब लोग ठीक हैं और स्टडीज आपकी बिल्कुल अच्छे से चल रही है. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग 3 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं. दैट इज गेमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एज वेल एज ऑर्गेनोजेनेसिस. ओके, तो ये तीनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं अगर आप देखते हो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट विल बी योर गेमेटोजेनेसिस. सो बेसिकली गेमेटोजेनेसिस की जब आप बात करते हो तो गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है. तो सबसे पहले गेमेटो मीन्स गैमीट्स, ओके, एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन. तो हम लोग यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, सो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस. ओके, मेजरली हम लोग 2 पार्ट्स में इसको कवर करेंगे. नंबर 1 स्पर्मेटोजेनेसिस एंड नंबर 2 oogenesis. नाम से ही आपको पता चल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हम लोग स्पर्म्स के फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे एंड oogenesis के अंदर हम लोग ओवम या फिर एग के फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन. Spermatogenesis is the process of formation of mature sperm cells through a series of mitotic and meiotic divisions. ठीक है, स्पर्म्स के फॉर्मेशन के अंदर एक सीरीज चलती है जिसके अंदर आपका माइटोटिक डिवीजन एज वेल एज मियोटिक डिवीजन होता है. अब माइटोटिक डिवीजन जो होता है दैट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, और मियोटिक डिवीजन का नाम क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन. मतलब जो आपकी प्लॉइडी होती है मियोटिक डिवीजन के अंदर तो रिड्यूस हो जाती है और माइटोटिक डिवीजन के अंदर जो आपकी प्लॉइडी होती है हैप्लॉइड या डिप्लॉइड वो मेंटेन रहती है. ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. along with the metamorphic change in the immature sperm cells. और क्या होता है कि आपके जो immature sperm cells होते हैं उनके अंदर metamorphic changes आते हैं जिसके बाद आपके पास एक mature sperm का formation होता है. Okay, so it is the male version of gametogenesis which results in the formation of mature male gametes. ठीक है, in mammals this take place in the seminiferous tubule of the male reproductive system. Spermatogenesis requires optimal condition to occur and is essential for sexual reproduction. These are some important points related to your spermatogenesis. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि spermatogenesis कहाँ होता है. तो this take place in the seminiferous tubules. ये आपको याद रखना है. ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो the complete process of spermatogenesis occurs in different stages. बहुत सारी different stages के अंदर आपके पास spermatogenesis की process होती है that take place in different structures within the male reproductive system. ठीक है, in beginning in the seminiferous tubules within testes. टेस्टिस के अंदर आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है एंड देन कंटिन्यू इन द एपिडिडाइमिस वेयर मैच्योरेशन ऑफ मेल गैमीट्स अकर. तो देखो सबसे पहले क्या बात हुई है कि मेल गैमीट्स जो होता है उनका मैच्योरेशन कहाँ होता है. डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस. ठीक है, एंड दे आर फर्दर स्टोर्ड अंडर एजैकुलेशन. The location of testes or scrotum is critical as a lower temperature that is usually 1 to 8 degrees Celsius lower than the average human body temperature. क्या होता है कि जो टेस्टिस और स्क्रोटम होता है उसका जो टेम्परेचर होता है that is usually 1 to 8 degree Celsius lower than the body temperature. क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एक असेंशियल क्राइटेरिया है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. Now, spermatogenesis begins in males after puberty. Males के केस में आपको पता है ऑब्वियसली मेल्स के अंदर ही स्पर्मेटोजेनेसिस होगा. तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल्स में प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है एंड इट इज कंटिन्यूड थ्रू आउट द लाइफ. और पूरी लाइफ टाइम तक ये प्रोसेस होता रहता है. इवन थ्रू द स्पर्म्स आर कॉन्टिन्यूसली बीइंग फॉर्म्ड इन द टेस्टिस, नॉट ऑल एरियाज ऑफ द टेस्टिस कैन फॉर्म स्पर्म एट द सेम टाइम. सो जो आपके पास टेस्टीज हैं उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हर टाइम हर जगह एक साथ नहीं होता. ओके,
It takes as long as 74 days for an immature germ cells to develop into a mature male gamete. कितने दिन लगते हैं mature male gamete बनने में? 74 days. And during that time there are many intermediate resting stages. और इन 74 days के बीच में बहुत सारी intermediate stages पाई जाती हैं. ठीक है? Now अब देखो आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस का एक प्रोसेस दिख रहा है. ठीक है, डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो रहा है, देन स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है एंड देन स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है. ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर आप लोग 3 स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हो. स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3. ठीक है, कंप्लीट अगर आप देखते हो स्पर्मेटोजेनेसिस तो कितनी स्टेजेस के अंदर हो रही है? 3 स्टेजेस के अंदर. अभी हम लोग इन तीनों स्टेजेस को एक एक करके स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी ब्रोकन इनटू फॉलोइंग 3 स्टेजेस. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. तो देखो यहां क्या आ गया? साइटोजेनेसिस. ठीक है, spermatocytogenesis is the first stage of spermatogenesis which involves the division of single diploid cells into 4 haploid spermatocytes. क्या होगा कि एक सिंगल डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटोसाइट के अंदर डिवाइड करने वाला है. The stem cells divide mitotically, of which the first half develop of the sperm cells where the rest remain as the stem cells to provide a continuous flow of stem cells in the tubules. ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टेम सेल्स है वो डिवाइड कर जाती है माइटोटिकली. ठीक है, माइटोसिस होता है इनके अंदर. दैट मीन्स यहाँ पे जो प्लॉइडी होगी वो मेंटेन रहने वाली है. एंड द फर्स्ट हाफ डेवलप टू फॉर्म स्पर्म सेल्स. और जो फर्स्ट हाफ होते हैं वो क्या बना लेते हैं? स्पर्म सेल्स बना लेते हैं. जबकि जो सेकेंड हाफ होंगे आपके पास वो क्या रहेंगे? वो रिमेन स्टेम सेल्स रहेंगे. These cells then migrate towards the Sertoli cells. अब क्या होगा? जो आपके पास स्पर्म सेल्स बन गए हैं ये कहां पहुंच जाएंगे? ये आपके पास पहुंच जाएंगे सर्टोली सेल्स के पास. सर्टोली सेल्स को आप एक और नाम से जानते हो जिन्हें आप बोलते हो नर्स सेल्स. ठीक है, नर्स सेल्स या फिर सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है? ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नर्स की तरह बिहेव करते हैं. मतलब ये जो बनने वाले स्पर्म सेल्स हैं उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन टू दी स्पर्म सेल्स. तो इनका मेजर रोल होता है. ठीक है, सर्टोली सेल्स आर दी सेल्स दैट आर रैंडमली स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. कहां पाए जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं. एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया दैट क्रॉसेस द बैरियर टू द सर्टोली सेल्स एनलार्ज टू फॉर्म अ लार्ज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया जैसे ही आपके पास प्रेजेंट होगी तो क्या होगा कि ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, ये देखो आपके पास यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखा रखा है. सबसे पहले आपके पास प्राइमोडियल जर्म सेल है. ठीक है, जर्म सेल के बाद यहाँ पे आपके पास स्पर्मेटोगोनिया है, माइटोटिक डिवीजन है. उसके बाद आपके पास एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसके अंदर फर्दर चेंजेस आने लगेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं अब क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. आफ्टर आर रेस्टिंग पीरियड these primary spermatocytes move towards the lumen of seminiferous tubule and undergoes meiotic division. अब क्या होगा? आपके पास जो स्पर्मेटोसाइट्स प्रोड्यूस हो गए हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो आपके पास प्रोड्यूस हो गए हैं वो क्या करेंगे? वो मूव करने लग जाएंगे टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. और वहां जाके उनके अंदर कौन सा डिवीजन होगा? डिवीजन होगा मेयोटिक डिवीजन. मेयोटिक डिवीजन हो रहा है. दैट मीन्स कि ये कैसा होगा? ये रिडक्शन डिवीजन होगा. अब रिडक्शन डिवीजन हो रहा है दैट मीन्स इट विल प्रोड्यूस 2 हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम thus reduces from 46 to 23 in each spermatocyte. अब क्या होगा? अगर रिडक्शन डिवीजन हुआ है दैट मीन्स क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो भी हाफ हो जाएगा. The genetic diversity observed in the sexual reproduction is sourced through the meiotic division. और आप बहुत अच्छे से जानते हो रिडक्शन डिवीजन या meiotic डिवीजन के थ्रू ही जेनेटिक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. Now
सेकेंड स्टेज इज स्पर्मेटिडोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रैपिडली एंटर्स मियोसिस 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर अचानक से या फिर आप बोल सकते हो एकदम से मियोटिक 2 होगा टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। अब क्या बनेगा, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया। और अब क्या कंक्लूड कर सकते हो एट लास्ट कि आपके पास सबसे पहले एक डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया थी, उसके अंदर आपका माइटोसिस हुआ, मियोसिस 1 हुआ, देन मियोसिस 2 हुआ, और आपके पास फर्दर 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस लास्ट फॉर अ ब्रीफ पीरियड एंड इज barely seen as histological studies। ठीक है, now out of the 23 pairs of chromosomes in spermatogonia, one pair is sex chromosome that is composed of X chromosome which is the female chromosome and the Y chromosome which is the male chromosome। You know it very well कि X chromosome जो होता है उसे आप फीमेल क्रोमोसोम बोल देते हो, जबकि Y क्रोमोसोम को आप मेल क्रोमोसोम बोलते हो। ठीक है, ड्यूरिंग meiotic division the X chromosome enters into one spermatid and Y chromosome enters into the another spermatid। ठीक है, तो ये जो X और Y क्रोमोसोम होता है यही डिसाइड करता है कि जो न्यूबॉर्न होगा दैट विल बी फीमेल और मेल। द सेक्स ऑफ द ज़ायगोट इज देन डिटरमाइंड बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पर्मेटिड्स फर्टिलाइज द ओवम। जो भी स्पर्मेटिड आपका, चाहे आप ले लो X स्पर्मेटिड या फिर Y स्पर्मेटिड, अगर X स्पर्मेटिड ओवम के साथ जाके फ्यूज होता है, आपको पता है ओवम की प्लॉइडी क्या है, X। ठीक है, अब अगर X के साथ X फ्यूज हो गया दैट मीन्स बनने वाला चाइल्ड क्या होगा, फीमेल। X उसके पास क्रोमोसोम होंगे, जबकि अगर ये Y क्रोमोसोम अगर X के साथ जाके फ्यूज हो जाता है तो आपके पास प्लॉइडी जो बनेगी दैट विल बी XY। दैट मीन्स यहाँ पे बनने वाला जो जायगोट होगा दैट विल बी मेल। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कर पाते हो। अब थर्ड स्टेज हमारे पास आ जाती है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस जो है दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की लास्ट स्टेज है कौन सी, स्पर्मियोजेनेसिस, where the spermatids undergoes changes in the shape and structure to form a mature sperm cell. The spermatid retain the structure of epithelial cells for a short time but soon changes into a elongated structure called spermatozoa। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं कि स्पर्मियोजेनेसिस लास्ट स्टेज है, एज वेल एज इसके अंदर क्या होता है, स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो चेंजेस लेके आते हैं अपने शेप और स्ट्रक्चर के अंदर एंड दे विल कन्वर्टेड इनटू मैच्योर स्पर्म सेल्स। दिस इज द लास्ट स्टेज। ओके, अब देखो स्पर्मेटोजोन आपके पास बन गया, या फिर आप बोल सकते हो आपके पास एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया है। अब क्या होगा, स्पर्मेटोजोन कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड अ टेल। हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो देखो क्या होगा, स्पर्मेटोजोन कंसिस्ट ऑफ अ हेड एंड अ टेल। द टेल इज फॉर्म्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल व्हिच कलेक्टिवली फॉर्म्स एन एक्सोनीम एंड लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना स्पर्म की, तो स्पर्म के अंदर आपका टेल ना कंक्लूड करके आप बोल सकते हो कि जो नेक पीस होता है या फिर मिडिल पीस होता है उसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलती है। ठीक है, द जेनेटिक मटेरियल विद इन दी स्पर्मेटोजोन्स बिकम्स हाईली कंडेंस्ड इन is packed within the head। और जो जेनेटिक मटेरियल होता है स्पर्म का दैट इज प्रेजेंट इन दी हेड ऑफ स्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेगी आपको नेक पीस के अंदर या फिर मिडिल पीस के अंदर, जबकि जो आपका जेनेटिक मटेरियल होगा स्पर्म का दैट विल बी पैक्ड इन दी हेड। About 2/3 of the head is surrounded by a thick cap called acrosome। और जो हेड होता है स्पर्म का उसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप नाम देते हो एक्रोजोम। ठीक है, द एक्रोजोम इज फॉर्मली मेनली ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड कंटेन्स एंजाइम्स लाइक हाइड। एक एंजाइम प्रेजेंट होता है आपके पास, आप बोल सकते हो स्पर्म के हेड के अंदर, या फिर आप पर्टिकुलरली बोलते हो तो जो एक्रोसोम है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है स्पर्म के ऊपर, उसके अंदर आपको एंजाइम्स देखने को मिलते हैं जिनमें से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, ये एंजाइम होता है जो कि आपको
फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ये आपके स्पर्म को हेल्प करता है ताकि वो ओवम को फर्टिलाइज कर पाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजोआ गेन मैच्योरिटी। आपको पता है मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रेजेंट होता है, इस हार्मोन की वजह से स्पर्मेटोजोआ जो होता है वो मैच्योरिटी गेन कर लेता है। द एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल्स आर फेगोसाइटोज्ड बाय द सर्टोली सेल्स। और जो आपकी नर्स सेल थी या फिर जो आपके पास सर्टोली सेल्स थी वो क्या करती हैं, जो एक्सेस में साइटोप्लाज्म होता है या फिर अदर ऑर्गेनल्स होते हैं उनका फेगोसाइटोसिस कर लेती है, उन्हें खा लेती हैं। The mature spermatozoa are now released from the Sertoli cells into the lumen of seminiferous tubules। और जो mature spermatozoa आपके पास बन गए, mature sperms आपके पास बन गए हैं, वो रिलीज कर दिए जाते हैं, but they still lack motility, ठीक है, लेकिन ये अभी भी मोटालिटी लैक करते हैं। The non-motile spermatozoa then enter the epididymis with the help of testicular fluid, ठीक है। टेस्टिस का जो फ्लूइड होता है उसके साथ ये जो स्पर्म्स होते हैं ये एंटर कर जाते हैं एपिडिडाइमिस, सिक्रेटेड बाय द सर्टोली सेल्स एंड पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। इन द एपिडिडाइमिस मैच्योर स्पर्मेटोजोआ गेन मोटालिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्पर्म्स जो होते हैं मोटालिटी कहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो मोटालिटी मींस मूवमेंट कहाँ से उनकी स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट के लिए वो केपेबल कहाँ से हो जाते हैं, इन द एपिडिडाइमिस एंड देन स्टोर्ड अंटिल द नेक्स्ट एजैकुलेशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट oogenesis। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा और एग इन दी ओवरी, ठीक है। ओवा, ओवम या फिर आप बोल सकते हो एग के प्रोडक्शन को आप क्या बोलते हो, oogenesis। और ये कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर। सबसे पहले oogenesis कहाँ होता है, फीमेल के अंदर होता है। ओके, सो ओवरी इट इज द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरी क्या है, एक प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। शेप और साइज की बात करते हो तो ग्रेइश पिंक होता है, आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। साइज इज अराउंड 2.5 to 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 सेंटीमीटर थिक। कभी कभी साइज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको एक बार जनरल आइडिया होना चाहिए। अब अगर हम लोकेशन की बात करते हैं, सो लोकेशन की बात करते हो अगर इन द एब्डोमिनल कैविटी, वन और द आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड द किडनी, ठीक है। लोकेशन आपको दे रखी है ओवरी की। नाउ ईच ओवरी कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। देखो आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर फीमेल्स के केस में ओवरी मौजूद है। अब क्या होता है, ये जो ओवरी होती है इसके भी आप 3 पार्ट कर सकते हो, ठीक है। आउटर जर्मिनल एपिथेलियम, दैट मीन्स आप क्या बोल सकते हो, 3 पार्ट्स ना बोल के आप बोल सकते हो कि ओवरी के आपके पास 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले आपके पास होती है आउटर जर्मिनल लेयर या फिर आप इसे बोलते हो एक्सटर्नल लेयर, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है ट्यूनिका एल्बिजिनिया, जिसे आप मिडल लेयर बोलते हो, जो कि डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है। एंड लास्ट इज योर स्ट्रोमा, इट इज द इनर मास ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रोमा क्या होता है, इनर मास बनाता है आपका, किससे मिलके बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना हुआ है। इट इज फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 2 लेयर, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। स्ट्रोमा को भी आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। इट इज लाइन्ड विद द जर्मिनल एपिथेलियम व्हिच फॉर्म्स ओवेरियन फॉलिकल। तो मेजर क्वेश्चन क्या बनता है कि जो आपका ओवरी है, ओवरी की किस लेयर से आपके ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, तो दैट लेयर इज योर स्ट्रोमा। ईच ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ 4 लाख ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। कितने होते हैं यहाँ पे, 4 लाख ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। अब ओवरीज आर इनएक्टिव बिफोर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से पहले ओवरीज जो होती हैं दे आर इनएक्टिव, बट स्ट्रोमा ऑलरेडी कंटेन्स इमेच्योर फॉलिकल्स। मीन्स कि आपके बर्थ के साथ ही, फीमेल की बर्थ के साथ ही यहाँ पे ऑलरेडी इमेच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप बोलते हो प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स। Primordial follicles mature in about 28 days, rupture and releases ova. That process is known as ovulation. ठीक है।
द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी फॉलिकल गिव्स ओवा जर्म सेल्स नोन एज oogonia। और oogenesis जो होती है दैट विल टेक प्लेस इन दी फर्दर 3 phases और यू कैन से 3 सिंपल स्टेजेस। ठीक है, नाउ सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। द इनिशियल फेज ऑफ oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग द फीटल स्टेज, मीन्स अभी फीटस के अंदर ही आपके पास जो पहला स्टेप है oogenesis का वो स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी जर्म सेल्स oogonia डेवलप फ्रॉम अ स्टेम सेल्स बाय माइटोसिस। क्या होता है कि जो प्राइमरी जर्म सेल होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, स्टेम सेल्स के थ्रू होता है विद द हेल्प ऑफ अ इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, इन एडल्ट ओवरीज प्राइमोर्डियल फॉलिकल कंटेन्स अ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte is also known as ova mother cell which is eventually produces ova। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ग्रोथ ऑफ मैच्योरेशन फेज। क्या आप बोल सकते हो, या तो ये ग्रोथ होगी या फिर मैच्योरेशन फेज होगा। जो oogonia होती हैं वो क्या करती हैं, वो मैच्योरेशन के लिए जाती है। oogonia कैसा सेल है, oogonia एक डिप्लॉइड सेल है। तो जो मैच्योर oogonia होता है उसे आप क्या बोल देते हो, प्राइमरी oocyte विच अंडरगोस मियोसिस। तो मैच्योर oogonia के अंदर एक मियोसिस होता है जिसके बाद आपके पास क्या होगा, हैप्लॉइड प्लॉइडी के आप बोल सकते हो सेल्स बनेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है ये स्टॉप हो जाता है एट द स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि मियोसिस 1 जब होता है oogonia के अंदर तो कौन सी स्टेज पे ये प्रोसेस रुक जाता है, वो कौन सी स्टेज है, दैट इज प्रोफेज 1। नाउ सेकेंड क्या है, मियोटिक फेज। तो अब क्या होगा, कंप्लीशन ऑफ meiosis 1 produces a secondary oocyte and a polar body। अब यहाँ पे आपके पास 2 सेल्स बनेंगे meiotic phase के अंदर। जैसे ही meiosis 1 कंप्लीट होगा क्या क्या बनेगा, एक तो secondary oocyte बनेगा और एक polar body बनेगी। The secondary meiosis division as secondary oocyte occur within the unequal distribution of cytoplasm producing large cell and a small secondary polar body। Eventually एक सेल और 3 पोलर बॉडीज आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हो। oogonia है आपके पास जिसकी प्लॉइडी है डिप्लॉइड। माइटोसिस हुआ, प्राइमरी oocyte बनी। माइटोसिस हो रहा है दैट मीन्स प्लॉइडी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगी ये अरेस्ट हो जाएगी प्रोफेज 1 तक। फिर अब क्या होगा, प्यूबर्टी आ गई, प्यूबर्टी के बाद मियोसिस चालू होगा। फिर से मियोसिस हुआ दैट मीन्स क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ। रिडक्शन डिवीजन हुआ तो प्लॉइडी क्या हो गई, हाफ हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ एक तो आपके पास सेकेंडरी oocyte बन गया और यहाँ पे एक पोलर बॉडी बन गई। अब ओव्यूलेशन होता है या फिर स्पर्म की एंट्री होती है, मतलब कि यहाँ पे क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन दिखा दिया, फिर से मियोसिस हुआ और एक आपके पास फर्टिलाइज एग का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब इस चीज से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो एन है, ये तो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड के बाद मियोसिस होके ये डिप्लॉइड कैसे बन गया, क्योंकि ये चीज देखो स्पर्म जो है, स्पर्म की प्लॉइडी भी तो एन है, हैप्लॉइड है, और ये आपके पास जो सेल है ये जो मियोसिस के बाद बना है इसकी प्लॉइडी भी एन है, तो एन प्लस एन मिलके क्या बना देंगे, 2n। दैट मीन्स एक डिप्लॉइड एग सेल का फॉर्मेशन आपके पास हो गया। ठीक है, अब सेकेंड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, दैट वाज योर गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस के अंदर हमने अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया एज वेल एज oogenesis पढ़ लिया। ठीक है, सेकेंड टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जब आप बात करते हो तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट इज फॉर्म्ड। फर्टिलाइजेशन हो जाता है जब तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट के अंदर भी फर्दर माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं टू फॉर्म अ नंबर ऑफ सेल स्टेजेस। ठीक है, तो 2 स्टेज सेल, 4 स्टेज, 8 सेल, 16 स्टेज सेल्स, 32 स्टेज सेल्स एक्सेट्रा, इस तरीके से सेल की स्टेजेस चलती रहती हैं। इन सेल्स को 2 सेल से लेके 16 सेल स्टेज को आप नाम देते हो ब्लास्टोमेट्स। ठीक है, तो इस सेल्स को आप क्या बोल देते हो, ब्लास्टोमेट्स। मोरियोला एम्ब्रियो हैविंग 8 to 16 ब्लास्टोमेट्स।
और एक सेल होता है, आप बोल सकते हो एक स्टेज होती है जिसे आप नाम देते हो मॉर्यूला। उसके अंदर क्या होता है, जो आपके पास एम्ब्रियो होता है उसके अंदर 8 to 16 ब्लास्टोमेर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, द मॉर्यूला कंटिन्यूज डिवाइडिंग माइटोटिकली एंड गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। द आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, देखो क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, एम्ब्रियो जो आपके पास सबसे पहले क्या होता है कि 2 से लेके 16 सेल स्टेजेस प्रेजेंट होती है। अब एक स्टेज आती है जिसे आप पर्टिकुलरली बोलते हो, एक ऐसा सेल बनता है जिसे आप बोलते हो मॉर्यूला स्टेज या फिर मॉर्यूला सेल। इसके अंदर क्या होता है, जो आपके पास एम्ब्रियो होता है उसके पास 8 से लेके 16 ब्लास्टोमेर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मॉर्यूला होता है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और उसके बाद ये जो मॉर्यूला होता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, सिस्ट का मतलब क्या होता है, सेल। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके पास एक आउटर लेयर होती है जिसे आप बोलते हो ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, इट गेट्स अटैच्ड टू द यूटेराइन वॉल। यूट्रस की वॉल के साथ जाके ये ट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर होती है ये अटैच कर जाती है, जिसकी मदद से आप इसे बोलते हो एंडोमेट्रियम। ठीक है, द इम्प्लांटेशन स्टार्ट्स इन द फर्स्ट वीक बट गेट्स कंप्लीटेड बाय द सेकेंड वीक। तो इम्प्लांटेशन क्या होता है कि फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कंप्लीट कब तक होता है, सेकेंड वीक के अंदर। मींस आपको यहाँ पे 6 to 8 डेज और यू कैन से 6 to 10 डेज का टाइम लग जाता है। ठीक है, अब इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म द एम्ब्रियो। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है इसका जो आईसीएम्स होते हैं, इनर सेल मासेस होते हैं, ये क्या बना देते हैं, एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएटेड फर्दर टू एम्ब्रियोनिक एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर डिफरेंशिएशन होता है जिसकी वजह से एम्ब्रियो या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द इंटरडिजिटेड क्रोनिक विलाई ऑफ ट्रोफोब्लास्ट एंड यूट्राइन सेल्स फॉर्म द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कौन कौन करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है क्रोनिक विलाई और ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, क्रोनिक विलाई जो होती हैं ट्रोफोब्लास्ट की वो यूट्राइन सेल्स के साथ मिलके अटैच हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द प्लेसेंटा प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड ऑक्सीजन टू द एम्ब्रियो एंड हेल्प्स टू रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा जो होता है दैट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन अ मदर एंड अ ग्रोइंग फीटस, यू कैन से। ठीक है, तो प्लेसेंटा का मेजर काम क्या होता है, या तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, या फिर क्या करेगा, जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं फीटस के थ्रू या फिर एम्ब्रियो के अंदर उसे बाहर निकाल देगा। इसके अलावा प्लेसेंटा जो होता है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, लाइक HCG। ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे आप बोलते हो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। इसके अलावा एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एटसेट्रा फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, सॉरी। अब आपके पास क्या होता है कि एक स्टेज स्टार्ट होती है जिसे आप बोलते हो गैस्ट्रुलेशन। एक स्टेज यहाँ पे स्टार्ट हो रही है जिसे आप बोल रहे हो गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट्स इन द थर्ड वीक। द इनर सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट्स डिफरेंशिएटिंग। क्या होता है, आपके पास जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया है उस एम्ब्रियो के अंदर जितने भी इनर सेल मासेस हैं वो डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं। डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशिएट करके वो 3 जर्मिनल लेयर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो लेयर होती है दैट इज एक्टोडर्म, देन एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टोडर्म आउटर लेयर, मेसोडर्म मिडिल लेयर एंड एंडोडर्म इज योर इनर लेयर। ठीक है, these cells transform and get differentiated to all the tissues and organs like nerves, blood, bones, digestive tract, etc. ठीक है, 3 लेयर्स हैं आपके पास, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं, कुछ ऑर्गन्स बता दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है बताइए इनका फॉर्मेशन किस लेयर से हुआ है, ये कैसे ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। एक्टोडर्म की अगर आप बात करते हो तो नर्वस सिस्टम, brain, spinal cord, epidermis, hairs, nails, etc. These all are in ectoderm. These all forms from ectoderm. ठीक है, बाहर वाली लेयर से बनते हैं ये। वहीं
कनेक्टिव टिश्यू हो गए आपके, मसल्स हो गए आपके, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, नोटोकॉर्ड हो गया, बोन हो गए, किडनी, गोनाड्स हो गए आपके, ये सभी के सभी कैसे ओरिजिन के हैं, मेसोडर्मल ओरिजिन के। वहीं इंटरनल ऑर्गन जितने भी हैं, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पैनक्रियाज, ब्लैडर, लंग, गट लाइनिंग, ये सभी के सभी एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, काफी आसान है याद करने में, आपको आराम से याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट आपको मैं बता देती हूँ, एक तो पूछा जाता है कि मसल्स का ओरिजिनेशन कैसा होता है, तो दीज आर मेसोडर्मल इन ओरिजिनेशन, एज वेल एज नोटोकॉर्ड के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा एंडोडर्मल से आपको एंडोडर्मल ओरिजिन से आपसे पूछ लिया जाता है। ऑल्दो आपको याद तो सारे रखने हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देख लीजिए, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो आप देख सकते हो 3rd वीक के अंदर गैस्ट्रुलेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। 4th वीक के अंदर हार्ट डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, मींस विद इन 1 मंथ आप लोग फीटस की जो आप बोल सकते हो कि हार्ट साउंड सुन सकते हो। ठीक है, हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग, आर्म बर्ड्स एंड ऑप्टिक पिट्स बिकम विजिबल। ठीक है, 5th वीक के अंदर क्या होता है, साइज जो होता है दैट विल बी और 4 mm, अराउंड 4 mm, स्टार्ट्स बिकमिंग सी शेप स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है। इनर ईयर स्टार्ट्स डेवलपिंग, फेरेंजियल आर्चेस डेवलप, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर स्टार्ट्स डेवलपिंग, मतलब कि मेजर जो ऑर्गन्स हैं वो डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं अराउंड 5th वीक। फिर 6th वीक के अंदर क्या होता है, साइज आपका बन जाता है 8 mm के अराउंड। यहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट ऑफ आईज हो जाता है, नोज बनने लग जाते हैं, लेग्स की बर्ड्स बनने स्टार्ट हो जाती है, हैंड फ्लैट हो जाते हैं, पैडल्स अपीयर हो जाते हैं, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, ये सब डेवलप कर जाते हैं। 7th वीक के अराउंड साइज आपका हो जाता है 13 mm। यहाँ पे आपके लंग्स बनने चालू हो जाते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे प्रोसेस चलता रहता है। 8th वीक के अराउंड जो साइज होता है दैट इज 20 mm। ओके, एंड मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन्स स्टार्ट डेवलपिंग बाय दिस टाइम। तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा कि बताइए जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो किस टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं डेवलप करना, तो दैट इज वीक 8। ठीक है, नाउ अगर हम सम अप करते हैं, पूरा इंक्लूड करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, टू सम अप द हार्ट इन द फर्स्ट ऑर्गन टू स्टार्ट वर्किंग। सबसे पहले आपने देख लिया कि भाई विद इन 1 मंथ आपके पास हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है फीटस के अंदर, तो आफ्टर द 1st मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट डेवलप्स, वी कैन कंक्लूड दिस। 2nd मंथ के अंदर आपके पास लिम्स और डिजिट्स बन के तैयार हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 1st ट्राइमेस्टर, आपको पता है 3 महीने के एक पर्टिकुलर टाइम को हम नाम देते हैं ट्राइमेस्टर, तो बाय द एंड ऑफ 1st ट्राइमेस्टर ऑल द मेजर ऑर्गन्स डेवलप्ड, जेनाइटल ऑर्गन्स आर विजिबल। ठीक है, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जेनाइटल ऑर्गन्स विजिबल हो जाते हैं विद इन 1st ट्राइमेस्टर, दैट मींस 3 महीने के बाद आपको जेनाइटल ऑर्गन्स विजिबल हो जाते हैं। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है दैट कैन ऑल्सो बी डन इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। ओके, सो ड्यूरिंग 5th मंथ the embryo starts moving and hair starts appearing on the head। मूवमेंट कब देखने को मिलती है, मूवमेंट देखने को मिलती है in the 5th month। by the end of 2nd trimester means by the end of 6 months or you can say 24 weeks, eyelashes are formed, eyelids separate हो जाती हैं, body gets covered with a fine hairs, and by the end of 9 months the fetus fully develop and is ready for birth। ठीक है, तो हमने सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस की बात करते हैं हम लोग। ओके, सो ऑर्गेनोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच 3 germ tissue layer of the embryo which are ectoderm, endoderm and mesoderm develop into the internal organ of the organism। अब हम देखने वाले हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर आपने देखा कि जो 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ये किस तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स को फॉर्म करेंगी। तो ऑर्गन्स फॉर्म फ्रॉम द जर्म लेयर थ्रू डिफरेंशिएशन। कैसे बनेंगे यहाँ पे ऑर्गन्स आपके, थ्रू डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस बाय विच अ लेस स्पेशलाइज्ड सेल्स बिकम अ मोर स्पेशलाइज्ड। मींस आपके पास सेल्स तो हैं,
सेल्स के अंदर एक डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएट करके वो एक मोर स्पेसिफिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे जिनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होगा. This must occur many times as zygote becomes a fully developed organism. During differentiation, the embryonic stem cells express a specific set of genes. डिफरेंशिएशन जब हो रहा होता है तो जो आपके पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं उनके पास कुछ स्पेसिफिक सेट्स होते हैं किसके, जीन्स के, जो कि डिटरमाइन करती है उनका एक पर्टिकुलर सेल टाइप कि मतलब डिफरेंशिएट होने के बाद एक सेल कौन से ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट होने वाला है, उसका फेट क्या है, यू कैन से. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल सम सेल्स इन एक्टोडर्म विल एक्सप्रेस द जीन्स स्पेसिफिक टू स्किन सेल्स. ठीक है. देखो अब क्या होगा, एक्टोडर्मल लेयर जो है उसके पास एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होगा किसका, जीन्स का, और उन जीन्स का काम क्या होगा कि दे विल prepare the cell to convert into the skin cells. As a result, these cells will differentiated into epidermal cells. Therefore, the process of differentiation is regulated by cellular signaling cascade. Cascades क्या होता है, एक सीरीज और एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फर्दर चीजें होती हैं. ठीक है. Invertebrates, one of the primary steps during organogenesis is the formation of the neural system. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरल सिस्टम का डेवलपमेंट. द एक्टोडर्म फॉर्म्स एपिथेलियल सेल्स. एक्टोडर्मल लेयर जो होती है वो क्या बनाती है, एपिथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है, एंड आफ्टर दैट दे विल कन्वर्टेड इनटू दी सम स्पेसिफिक टिश्यूज एज वेल एज दी न्यूरोनल टिश्यूज. ठीक है. एक्टोडर्मल सेल्स के पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं या फिर वो एपिथेलियल सेल्स का फॉर्मेशन करती है. बहुत सारे एपिथेलियल सेल्स मिलके टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम, अगर हम पर्टिकुलर न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो आपको पता है न्यूरल सिस्टम जो है दिस इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम स्पेशल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स कॉल्ड द ग्रोथ फैक्टर सिग्नल सम सेल्स एट द एज ऑफ द एक्टोडर्म टू बिकम द एपिडर्मिस सेल्स. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल सिस्टम के दौरान क्या होता है कि जो आपके पास एक्टोडर्मल सेल्स हैं दे विल कन्वर्ट इनटू एपिडर्मिस सेल्स. अब जो बाकी के रिमेनिंग सेल्स बन गए, कुछ सेल्स तो आपके एपिडर्मल सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो गए, जो बाकी के सेल्स बन गए दे विल कवर द रिमेनिंग सेल्स इन द सेंटर फॉर्म द न्यूरल प्लेट, और जो बाकी के सेल्स बच गए वो क्या करेंगे, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन कर देंगे. इफ द सिग्नलिंग बाय ग्रोथ फैक्टर्स वर डिस्टर्ब्ड then the entire ectoderm would differentiated into neural tissue. अब क्या होगा कि मान लो आप सेल्स को सिग्नल मिल गया बाय द हेल्प ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स कि आपको कन्वर्ट होना है. अगर ये किसी भी वजह से डिस्टर्ब हो गया तो जो जितनी भी पूरी एक्टोडर्म है वो किसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगी, न्यूरल टिश्यू के अंदर. ठीक है. द न्यूरल प्लेट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ सेल मूवमेंट. अब जो आपके पास न्यूरल प्लेट बनी थी, हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास सब कुछ अच्छे से चल रहा है, ग्रोथ फैक्टर्स आए, ग्रोथ फैक्टर्स में कुछ डिस्टर्बन नहीं आया, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं आया, तो क्या होगा, जो न्यूरल प्लेट थी वो अंडरगो कर जाएगी एक सीरीज ऑफ सेल मूवमेंट्स वेयर इट रोल्स अप एंड फॉर्म्स अ ट्यूब कॉल्ड द न्यूरल ट्यूब. और जब सब कुछ अच्छे से चल रहा है तो न्यूरल प्लेट विल कन्वर्टेड इनटू न्यूरल ट्यूब. In further development, the neural tube will give rise to the brain and the spinal cord. और क्या होगा, यही जो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ है यही आपका ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड बना देगी. ठीक है. ये देखो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, न्यूरल प्लेट है यहाँ पे, ये आपका न्यूरल प्लेट है, एंड देन ये आपके पास एपिडर्मिस के कुछ सेल्स हैं. क्या हुआ, यहाँ पे कुछ न्यूरल फोल्ड्स आए, कुछ डिस्टर्बशंस आए, डिस्टर्बशंस तो नहीं बोलोगे आप, कुछ चेंजेस आए, सीरीज ऑफ स्टेप्स चला यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है. द सेंट्रल रीजन ऑफ एक्टोडर्म फॉर्म्स द न्यूरल ट्यूब. सेंट्रल रीजन जो होता है एक्टोडर्म का वही हमेशा न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करता है. सेंट्रल रीजन है तो दैट मीन्स ये जो न्यूरल ट्यूब है दिस विल गिव राइज टू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. अब अगर हम बात करते हैं मीजोडर्म की, तो देखो द मीजोडर्म दैट लाइज ऑन द आइडर साइड ऑफ द वर्टिब्रेट न्यूरल ट्यूब. मीजोडर्म कहाँ लाई करती है, न्यूरल ट्यूब के आइदर साइड पे, किसी भी साइड पे हो सकती है. दैट विल डेवलप इनटू द वेरियस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी. अब बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू बनाती है. A special pattern of the gene expression recognizes the mesodermal into group of cells called the somites. ठीक है. तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट कुछ
सेल्स मिलेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलेंगे जिन्हें आप सोमाइट्स बोलोगे, जो कि स्पेसिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द सोमाइट्स विल फर्दर डेवलप इनटू द रिब्स, लंग्स एंड सेगमेंटेड स्पाइन मसल्स। द मेसोडर्म ऑल्सो फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द नोटोकॉर्ड। इंपॉर्टेंट है, नोटोकॉर्ड कहां से बनता है? मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, विच इज रॉड शेप एंड फॉर्म द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये देखो मिडिल लेयर है मेसोडर्म, और मेसोडर्मल जो सेल्स होते हैं वो किसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाते हैं? कार्डियक सेल्स, स्केलेटल मसल्स, किडनी के सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स। ठीक है, एंडोडर्म की अगर आप बात करते हो तो एंडोडर्म में आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आ जाता है। द एंडोडर्म कंसिस्ट एट फर्स्ट ऑफ द फ्लैटेंड सेल्स। एंडोडर्मल लेयर के अंदर आपको फ्लैट सेल्स देखने को मिलते हैं, विच सब्सिक्वेंटली बिकम्स द कोल्यूमिनार। इट फॉर्म्स द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ होल डाइजेस्टिव ट्यूब। एंडोडर्मल जो लेयर होती है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्यूब की लाइनिंग करती है, एक्सेप्ट फॉर द माउथ एज वेल एज द फेरिंक्स। ठीक है, माउथ और फेरिंक्स किसके अंदर? डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर। एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ रेक्टम विच इज लाइंड बाय द इन्वोल्यूशंस ऑफ द एक्टोडर्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इट ऑल्सो फॉर्म्स द लाइनिंग सेल्स ऑफ द ऑल ग्लैंड्स विच ओपन्स इनटू द डाइजेस्टिव ट्यूब, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द लीवर एंड द पेनक्रियास। लीवर और पेनक्रियास के जितने भी आपके पास यहाँ पे ट्यूब्स आ जाती हैं एज वेल एज ग्लैंड्स आ जाते हैं, वो सब किससे बनते हैं? कौन से ओरिजिन के होते हैं? एंडोडर्मल ओरिजिन। द एपिथेलियम ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब एंड टिम्पैनिक कैविटी, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड एयर सेल्स ऑफ द लंग्स, वो भी सभी के सभी आपके एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं। इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिथ्रा हो गया, फॉलिकल लाइनिंग्स हो गई, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, ये सभी के सभी एंडोडर्मल ओरिजिन के हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टमक, लीवर, पेनक्रियास, ब्लैडर, ये सब आप देख चुके हो। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। आई होप तीनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के, तो आपको ये अच्छे से पता होने चाहिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।